नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी, माफ़ी चाहेंगे सीआरपीएफ। क्या देखने वाले हैं? सीआरपीएफ, जो आपका एएसआई और एचसीएम का एग्ज़ाम हो रहा है। क्या हो रहा है? सीआरपीएफ, एचसीएम और आपका एएसआई का एग्ज़ाम हो रहा है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 25 फरवरी का एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? 25 फरवरी का एनालिसिस। देखो साथी, आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आपकी 25 फरवरी को कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हम इससे संबंधित आने वाले 27 तारीख को, क्या साथी, जो आपके 27 फरवरी को आने वाले आपका एग्ज़ाम होगा सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई का, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले दिनों में हमसे बनेंगे एग्ज़ाम में, उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। जल्दी से दोस्तों में सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये क्लास महत्वपूर्ण साबित हो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं 25 फरवरी को। क्या देखने वाले हैं? तो याद रखेंगे साथी, 25 फरवरी की आज की क्लास है। आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ये सब आपको बरगलाने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए था कि आप क्लास लें, और ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कोई भी यहाँ तक यदि देख लिए तो स्किप करके नहीं जाएगा। भले ही आप इस क्लास को 2 गुना में देखिए, पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं? इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इन सब सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं। साथी, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन 8 बजे आपके लिए इस तरह की क्लास लाते रहेंगे। 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपके लिए क्लास बनानी होती है और हमारी भी क्लासें चलती हैं। तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके लिए इस तरह की क्लासें ले आते रहेंगे। यदि जिस दिन आपका सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई का एग्जाम नहीं होगा, उसके आधार पर हम क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, जिस तरह की क्लास आज लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। साथी, आपको हार नहीं माननी है। साथी, आप कई बार देखा होगा, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हार जाते हैं, परंतु वो हार नहीं मानते हैं। तो आपको उसी तरह से एक ऐसा खिलाड़ी बनना है। आपको ज़िंदगी का एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना है। कह रहा है, हार जाओ ज़िंदगी में चाहे कुछ, आप मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। ठीक है, तो चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। साथी, हमसे कह रहा है छत्तीसगढ़ झारखंड जब अलग राज्य बने। कह रहा है छत्तीसगढ़ झारखंड जब अलग राज्य बने तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो साथी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे टीसीएस पूछता है। देखो यहाँ पर टीसीएस क्या है? जो आपका एग्जाम करवाता है, सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई का जो एग्जाम करवा रहा है, ये टीसीएस है। ठीक है, तो टीसीएस पैटर्न पर हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। तो आप याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसके साथ साथ आप याद रखेंगे इसमें उत्तराखंड भी। क्या याद रखेंगे? उत्तराखंड। इन सभी तीनों राज्यों का गठन होता है साथी किसके नेतृत्व में? तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय क्या थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इनके नेतृत्व में वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से क्रमशः 3 नए राज्यों का गठन किया गया। किसका? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से 3 नए राज्य बनाए गए। उनमें से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन हुआ। इनमें से क्या हुआ? तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, यही क्रम है साथी इनका। इस तरह से इनका गठन होता है। छत्तीसगढ़ का पूछ ले तो याद रखेंगे 1 नवंबर को, उत्तराखंड का पूछ ले साथी 9 नवंबर को। कब साथी? 9 नवंबर को उत्तराखंड, और आपका झारखंड आपका 15 नवंबर को इसका गठन होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछ ले छत्तीसगढ़ साथी, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, और साथी यह 1 नवंबर 2000 में हुआ था। कब साथी? 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड साथी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, जो आपका कब हुआ? तो याद रखेंगे 9 नवंबर। क्या साथी? 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है, और उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को निकालकर इसको पूर्वांचल के रूप में एक नए राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। पूर्वांचल को बाद में क्या कर दिया गया? माफ़ी चाहेंगे, पूर्वांचल नहीं था, यहाँ पर उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। उत्तरांचल को बाद में आपका उत्तराखंड कर दिया। इसके बाद आप याद रखेंगे जो आपका झारखंड था साथी, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया।
झारखंड नामक नया राज्य बना बिहार से अलग होकर के, और यह राज्य साथी 15 नवंबर को बना। कब साथी? तो याद रखेंगे 15 नवंबर को। एक बार पुनः देख लेते हैं, जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड नए राज्य बने तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और यह घटना साथी सन 2000 की है। इसमें क्या होता है, आपका छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर को, तथा उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर को, तथा आपके झारखंड को बिहार से अलग करके 15 नवंबर को 3 नए राज्यों के रूप में भारत में दर्जा दिया गया। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, लखनऊ घराना किसके द्वारा बसाया गया। ये साथी सारे के सारे आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, आप इनको गूगल कर लेना, ये आपको गूगल पर मिल जाएंगे। कह रहा है लखनऊ घराना किसके द्वारा बसाया गया। क्या कह रहा है साथी? कह रहा है लखनऊ घराना जो है ये किसके द्वारा बसाया गया। तो याद रखेंगे साथी, जो लखनऊ घराना है इसकी नींव रखी थी उस्ताद बख्शू खां ने। किसने साथी? तो याद रखेंगे इनका नाम था साथी उस्ताद बख्शू खां। क्या नाम था? तो याद रख लेंगे इनका नाम था उस्ताद बख्शू खां, जिन्होंने किसकी नींव रखी थी? तो याद रखेंगे लखनऊ घराना की नींव रखी थी। और साथी जो उस्ताद बख्शू खां थे, इनके एक सहयोगी भी थे जिनका नाम था मोदू। क्या नाम था? मोदू। यहाँ पर मोदी जी को याद नहीं रखना, यहाँ पर मोदू को याद रखना है। बख्शू खां के सहयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे मोदू। और ये जो बख्शू खां थे साथी ये कथक के कलाकार थे, तथा मोदू आपके पखावज एक लोक नृत्य होता है उत्तर प्रदेश में, इसके कलाकार थे। तो पखावज और कथक ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, इनको भी याद रखेंगे। जो कथक है साथी ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, जिसका जन्म कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे लखनऊ में। कहाँ पर साथी? ये इसी लखनऊ घराने में किसका जन्म होता है? तो याद रखेंगे कथक का जन्म होता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे लखनऊ घराना जो था साथी, इसको मुख्य रूप से संरक्षण किसने दिया? तो लखनऊ के अंतिम नवाब साथी, लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। क्या नाम था साथी? आप याद रख लेंगे, वाजिद अली शाह ने इसको क्या दिया? तो याद रखेंगे इसको संरक्षण दिया। यानी कि जो लखनऊ घराना किसी के संरक्षण में बना था तो वो थे वाजिद अली शाह। क्योंकि साथी जो लखनऊ के नवाब थे इनको कथक लोक नृत्य बहुत पसंद था, और ये विभिन्न कलाकारों को यहाँ पर लाते थे। तो इसी के लिए बख्शू खां जो थे उस्ताद थे, ये कथक के शास्त्रीय नृत्य कथक के डांसर थे। तो इन्होंने वाजिद अली के शाह के नेतृत्व में क्या किया? तो आपके लखनऊ घराने की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी, वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे, ये भी याद रखेंगे। जो वाजिद अली शाह है साथी ये लखनऊ के अंतिम नवाब थे, इसको भी याद रखेंगे। इनकी साथी पत्नी थी बेगम हजरत महल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो हजरत महल थी साथी, कौन? आपकी जो हजरत महल थी ये साथी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आपका 1857 में हुआ था, इसका नेतृत्व उसने किया था लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। परंतु जब लखनऊ से ये हार जाती हैं, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देती हैं, तो नेपाल चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? तो इसको भी याद रख लेंगे, ये नेपाल, लखनऊ को छोड़कर नेपाल चली जाती हैं। ये बेगम हजरत महल जो थी 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें भाग लिया था, और ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, इसको भी याद रख लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं लखनऊ घराना की नींव किसने रखी? बख्शू ने रखी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में आया। क्या कह रहा है साथी? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये किस वायसराय के शासनकाल में आया। तो याद रखेंगे जो साथी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये साथी सन 1878 ईस्वी में जो आपका वायसराय था, कौन था साथी? वायसराय था, इसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था साथी? लॉर्ड लिटन था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये तो आपका 1878 में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप गूगल करके देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आपको देख लेंगे 1878 में लिटन के कार्यकाल में यह आया था। इसके अलावा आप याद रख लेंगे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था साथी, इसको आगे चलकर जो आपके वायसराय हुए हैं, जो लिटन के बाद एक वायसराय हुए जिनका नाम था साथी रिपन। क्या नाम था? रिपन। इन रिपन के शासनकाल में 1882 में, कब साथी? 1882 में इस जो एक्ट को था ये तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, यानी कि इस एक्ट को खत्म कर दिया। तो किसने किया खत्म? पूछ ले किसने किया। यदि पूछ ले खत्म किसने किया तो याद रख लेंगे आप लोग रिपन के द्वारा इस एक्ट को खत्म किया गया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया किसके काल में था? तो याद रखेंगे लिटन के काल में। 1878 में आया था और 1882 में रिपन ने इसको समाप्त कर दिया। रिपन के साथ एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, इसके शासनकाल में पहली बार वैज्ञानिक आधार पर, यानी कि 10 की आधार कह सकते हैं या वैज्ञानिक आधार कह सकते हैं, इस आधार पर पहली बार भारत में क्या हुई? तो याद रख लेंगे जनगणना हुई। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, तो भारत में वैज्ञानिक आधार पर या 10 की आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखेंगे रिपन के शासनकाल में। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, भारत की सुपरस्टार खिलाड़ी। क्या कह रहा है? भारत की सुपरस्टार खिलाड़ी द्वितीय चंद का संबंध किस
खेल से है। क्या कह रहा है? दुती चंद। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। पिछली सप्ताह में पूछा था सूर्य कुमार यादव किससे संबंधित है, हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि क्रिकेट को हर कोई याद रखता है। जो ये खेल है आपका कौन सा, रेसर यानी कि धाविका है, स्प्रिंटर चैंपियन है, इनको बहुत कम लोग याद रखते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे जो दुती चंद है साथी, भारत के एक सुपरस्टार खिलाड़ी हैं जिनका नाम दुती चंद है। और ये भारतीय महिलाओं में आप याद रख लेंगे, भारतीय महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर की जो स्पर्धा होती है, इसमें एक पेशेवर स्प्रिंटर है। क्या है साथी? एक पेशेवर स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर क्या होता है? तो याद रखेंगे 100 मीटर 200 मीटर के लिए एक स्पेशल रनर होता है, इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंटर कहते हैं। और साथ ही आप याद रख लेंगे दुती चंद क्या है, तो आपकी धाविका है, इनको भी याद रखेंगे। स्प्रिंटर को ही हम क्या कहते हैं? धाविका कहते हैं। देखो धाविका आपकी लंबी दौड़ भी हो जाती है तो भी धाविका हो जाएंगी, लेकिन स्प्रिंटर इनके लिए अलग से शब्द दिया है। तो दुती चंद क्या हो जाएंगी? भारत की एक महिलाओं की 100 मीटर 200 मीटर की धाविका हो जाएंगी। ये पेशेवर स्प्रिंटर हैं और ये राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुकी हैं। ये भी आप लोग याद रख लेंगे, जो दुती चंद हैं ये राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुकी हैं। जो 2018 में आपके कहाँ साथी, 2018 में जकार्ता में एशियाई खेल हुए थे। क्या हुए थे? जकार्ता में एशियाई खेल, इसमें 100 मीटर में साथी दुती चंद ने 100 मीटर में क्या जीता था, तो याद रख लेंगे रजत पदक जीता था। क्या जीता था? रजत पदक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। किसमें आया था? तो याद रखेंगे एसएससी जीडी में आया था। दुती चंद ने 2018 में कौन सा पदक जीता, तो आप याद रखेंगे रजत पदक जीता था। ठीक है। और इनके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा और याद रख लेंगे, इनका जन्म 3 फरवरी 1996 को जाजपुर उड़ीसा में होता है। देखो यदि पूछ ले आपसे दुती चंद का संबंध किस राज्य से है, तो आप याद रखेंगे उड़ीसा से। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। दुती चंद को हम क्या कहते हैं, तो आप ये छाप के बताएंगे। इनको एक नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार हिमा दास को हम ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो साथी हिमा दास हैं ये भी आपकी एक स्प्रिंटर हैं और इनको हम ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ढिंग एक्सप्रेस। ठीक है, ढिंग एक्सप्रेस इनको कहते हैं। इसी प्रकार दुती चंद को हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। यदि कोई इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताता है तो उसके खाते में 10 रुपये नगद दिए जाएंगे। आप कभी भी कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, आपका यूपीआई नंबर मिलेगा तो आपको 10 रुपये इसमें नगद दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, घूमर किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? क्या पूछा था साथी? घूमर किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? इसको याद रख लेंगे साथी, घूमर राजस्थान का। कहाँ का? तो याद रखेंगे जो आपका राजस्थान है, जो आपका राजस्थान राज्य है, राजस्थान का क्या हो जाएगा? एक प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछ ले साथी घूमर के अलावा पूछ ले घूमरा, देखो यहाँ पर कई क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जा चुका है। जो घूमरा पूछ ले तो याद रखेंगे ये साथी उड़ीसा का है। ठीक है, आके डंडा की फर्क है इसमें, ये घूमरा यदि पूछ ले तो उड़ीसा का हो जाएगा, लेकिन यदि घूमर पूछे तो राजस्थान का होगा। यह राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है और यहाँ की भील जनजाति, देखो वहाँ की भील जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका प्रमुख लोक नृत्य है घूमर, ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और इसमें देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। किसकी साथी? तो याद रख लेंगे देवी सरस्वती, यानी माता सरस्वती को खुश करने के लिए इस लोक नृत्य को करते हैं। जैसे आपसे एसएससी जीडी में पूछा था कि गणगौर किस देवता को समर्पित है, हो सकता है पूछ ले आपसे घूमर किस देवता को समर्पित है, तो याद रखेंगे माता सरस्वती को समर्पित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माता सरस्वती को कौन सा समर्पित हो जाएगा? आपका घूमर लोक नृत्य। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें इस नृत्य को क्या कह रहा है साथी? इस नृत्य को किसको? इस नृत्य को मुख्यतः वहाँ की महिलाएं करती हैं। ये भी याद रखेंगे, जो घूमर लोक नृत्य होता है साथी इसको कौन करती हैं? तो महिलाएं करती हैं। इसके अलावा राजस्थान में कालबेलिया, जो कि एक अमूर्त धरोहर है। क्या है साथी? अमूर्त धरोहर, यानी कि इंटेंजिबल साइड है कालबेलिया जो लोक नृत्य है, ये कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। इसके अलावा 13 ताली राजस्थान में गणगौर है। देखो गणगौर में ये माता पार्वती और शिव को समर्पित है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कालबेलिया पूछ ले, 13 ताली पूछ ले, गणगौर पूछ ले या चक्री पूछ ले, ये आदि जो लोक नृत्य है ये भी राजस्थान से ही संबंधित है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। एक बार पुनः देखते हैं, घूमर माता सरस्वती को समर्पित है और भील जनजाति करती है। किस राज्य में करती है? तो याद रखेंगे राजस्थान में करती है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, सड़क दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, क्या कह रहा है साथी? सड़क दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी लाभ राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले साथी जो थी इसमें यदि मृत्यु होती तो साथी 25,000 रुपये मिलते थे। देखो यहाँ पर लिखा है, सड़क दुर्घटना के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मिलने वाली मुआवजा राशि 25,000, कितनी साथी? पहले ये 25,000 थी, 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, जो मुआवजा राशि है ये 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा तथा गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को
12,500, देखो यहाँ पर साढ़े हो गया, यहाँ पर 12,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी, सॉरी 50,000 कर दी। जो पहले 12,500 थी, जो घायल लोग हो जाते थे उनके लिए अब 50,000 राशि कर दी गई है। इसके अलावा आप याद रखेंगे यह मुआवजा एक योजना होती है जिसका नाम है हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि यदि पूछ ले आपसे कि किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है या वो गंभीर रूप से घायल होता है तो उसको किस योजना के तहत मुआवजा मिलेगा, तो याद रखेंगे हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार क्या देती है, तो मुआवजा देती है। केंद्र सरकार किसी राज्य के अधीन करके इसको मुआवजा देती है। तो इस योजना का याद रखेंगे आप, हिट एंड रन मोटर योजना। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है भारतीय संविधान का नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। क्या पूछा है साथी, हमसे पूछा है भारतीय संविधान का नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। तो आप लोग याद रख लेंगे भारत का नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या है साथी, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भारत का नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम है। इसके तहत क्या हुआ था, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार ने 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करके, देखो यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2018 में हुआ था। कब हुआ था, 2018 में। और इस संशोधन के तहत आपका साथी आपका हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसको साथी, तो याद रखेंगे, एक मिनट आप याद रखेंगे जो नवीनतम है ये 105वां है और 102वां संविधान संशोधन में संशोधन हुआ था। साथ ही ये जो 102वां संविधान संशोधन था ये 2018 में आता है। इसके तहत क्या होता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग था, क्या था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, संवैधानिक दर्जा मिलता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को किसके तहत, तो याद रखेंगे 102वें संविधान संशोधन के तहत। तो साथ ही इसमें संशोधन कर दिया, जो 105वां संविधान संशोधन है इसके तहत केंद्र सरकार ने 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अब पहले केंद्र सरकार तय करती थी ओबीसी SC ST कौन होगा, लेकिन अब कौन तय करेगा, तो याद रखेंगे ये याद तय करेगा आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके तहत यह दर्जा दिया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह दर्जा दिया गया है, वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची अपने आधार पर तैयार किएगा। देखो अभी बताया था आपको, जो पिछड़ा वर्ग होगा ओबीसी की, इसकी सूची कौन तैयार करेगा, तो याद रखेंगे राज्य या फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका केंद्र शासित प्रदेश अपने आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि केवल आपसे पूछ रहे नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम कौन है, इस नवीनतम संविधान संशोधन कौन है, तो आप याद रखेंगे भारत का नवीनतम संविधान संशोधन 105वां है और भारत में कुल अब तक 105 ही संविधान संशोधन हुए हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी कंगाली बिहू को किस अन्य नाम से जानते हैं। देखो साथी अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि बिहू किस राज्य का है। देखो जो आपका परीक्षा वाला है साथी ये आपका एडवांस हो गया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे ने रट लिया है बिहू कहाँ पर होता है, असम में होता है। ठीक है, ये हर बच्चा को पता है, जो आपका बिहू लोक नृत्य है ये कहाँ पर होता है, असम में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे अब ये नहीं पूछेगा, अब पूछेगा जो आपका इस बिहू के जो प्रकार है साथी, कह रहा है कंगाली बिहू किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे साथी असम राज्य में 3 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर व्यवहार हो गया है, यहाँ पर आप याद रखेंगे असम राज्य में 3 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। यह तीनों त्योहारों को 3 ऋतु का प्रतीक माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहू होता है ये 3 तरह से मनाया जाता है। कितने तरह से, तो याद रखेंगे 3 तरह से, और तीनों को 3 ऋतुओं का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसमें पहला बिहू होता है, इसको याद रखेंगे, इसमें पहला बिहू होता है जैसे बोहाग बिहू या रंगोली बिहू कहते हैं। देखो क्वेश्चन साथी ये एज अ टीज क्वेश्चन पूछा गया था, बोहाग बिहू का एक अन्य नाम क्या है, कहाँ पर पूछा गया था, तो SSC के द्वारा ही पूछा गया था, क्योंकि साथी आपका TCS जो है, कौन साथी, TCS है, ये TCS ही SSC का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो TCS भी आपका CRPF का कंडक्ट करा रहा है, तो हो सकता है ये एज अ टीज क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दे। तो याद रखेंगे जो बोहाग बिहू है इसको रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं, किसके, रंगोली बिहू के। इसके अलावा आपको याद रखना है जो दूसरा बिहू है जिसका नाम है साथी कटी बिहू, कटी बिहू को ही हम कंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो याद रखेंगे कटी बिहू जो है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम कंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कंगाली बिहू को किस एक अन्य नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे कटी बिहू को हम किस नाम से जानते हैं, कंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार अक्टूबर माह में मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। जो बिहू है आपका कटी बिहू या रंगोली बिहू, ये किस माह में मनाया जाता है, तो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तथा तीसरा और अंतिम बिहू होता है साथी माघ बिहू, क्या होता है,
माघ बिहू, और माघ बिहू को हम भोगाली बिहू कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, माघ बिहू को भोगाली बिहू, कटी बिहू को कंगाली बिहू और बोहाग बिहू को रंगोली बिहू। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आपका भोगाली बिहू या माघ बिहू माघ माह में मकर संक्रांति में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति आपकी कब पड़ती है? तो याद रखेंगे ये आपकी जनवरी में पड़ती है, ठीक है, जनवरी में। तो हो जाएगा आपका माघ बिहू जनवरी में मनाया जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति समिति को कब बनाया गया था? क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति समिति को कब बनाया गया था? तो याद रखेंगे जब महंगाई कंट्रोल करने के लिए जब मौद्रिक नीति समिति बनी तो ये तारीख थी साथी 27 जून। कितनी थी? 27 जून 2016 को भारत सरकार के द्वारा इसका निर्माण हुआ। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा इसका निर्माण होता है 27 जून 2016 को। और इसको क्या किया? तो आरबीआई का जो अधिनियम था, आरबीआई का अधिनियम यदि पूछ ले कब का है तो याद रखेंगे 1934 का अधिनियम है साथी। इसी को हम हिल्टन यंग अधिनियम कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपसे सीआरपीएफ वाला पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। सीआरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो आपका आरबीआई रिजर्व बैंक अधिनियम है ये कब का है? तो 1934 का है। कब का? 1934 का। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस संशोधन करते हुए, इस अधिनियम में संशोधन करते हुए इसको बनाया गया था। यानी मौद्रिक नीति जो समिति थी ये आरबीआई के संशोधन करके इसका निर्माण हुआ, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ लें तो याद रखना है इसका मुख्य उद्देश्य जो आपकी एमपीसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन, इसी को कहते हैं साथी, मौद्रिक नीति समिति को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथी? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य होता है महंगाई को कंट्रोल करना। क्या होता है? महंगाई को कंट्रोल करना, अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना। इसके अनुसार रेपो रेट साथी कितनी हो जाएगी? तो याद रखेंगे 2 से 6%। ये क्वेश्चन भी आपसे पीसीएस पूछ चुका है। तो कह रहा है कि जो आपकी एमपीसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके तहत आपकी रेपो रेट कितनी होनी चाहिए? 2 से 6% होनी चाहिए। और याद रखेंगे साथी आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। जो साथी आपकी ये मौद्रिक नीति समिति है इसमें 6 सदस्य होते हैं। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो याद रखेंगे आरबीआई का गवर्नर। देखो यहाँ पर लिखा है आरबीआई का गवर्नर इसका प्रमुख होता है। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास हैं। कौन है साथी? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है? आरबीआई गवर्नर है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है इसको क्या कहते हैं? तो याद रखना है साथी इसको कहते हैं विजय घाट। क्या कहते हैं साथी? विजय घाट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए विजय घाट क्यों कहते हैं? साथी आप याद रखेंगे जो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इस समय शास्त्री जी देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जो आपका 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखेंगे शास्त्री जी थे, ठीक है। और इनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पेशावर तक कब्जा कर लिया था। जो आपका पेशावर पड़ता है इसको पहले पुरस्पुर के नाम से जानते थे। इसके पाकिस्तान में भारत ने पेशावर तक कब्जा कर लिया था 1965 में। इसके बाद साथी होता है एक समझौता जिसके तहत पाकिस्तान को उसके सारे कब्जे हुए क्षेत्र लौटा दिए जाते हैं। एक समझौता होता है ताशकंद समझौता, जितने भी भारत ने अपने जो कब्जा किया था उन सभी को पाकिस्तान को वापस लौटा दिया, ठीक है। ताशकंद पड़ता है साथी उज्बेकिस्तान में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उज्बेकिस्तान में ताशकंद पड़ता है। ये समझौता होता है 1965 में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जब ये समझौता होता है तो इसके तहत पेशावर में क्या होता है? पेशावर को पाकिस्तान को लौटा दिया जाता है। और इस समझौते के तत्काल बाद साथ ही ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो साथ ही जो शास्त्री जी थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? विदेश में हुई, ठीक है। ये भी याद रखेंगे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। तो कहाँ पर? ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु होती है। किस समझौते के बाद? तो ताशकंद समझौते के बाद, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे पूछा क्या था? समाधि स्थल, तो विजय घाट हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में। तो इनका समाधि स्थल क्या हो जाएगा? विजय घाट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद रखेंगे मूल नाम पूछ ले या बचपन का नाम पूछ ले। क्या पूछ ले? बचपन का नाम, ठीक है। मूल नाम पूछ ले या फिर बचपन का नाम पूछ ले। देखो यहाँ पर क्या है? मूल नाम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मूल। तो मूल नाम या बचपन का नाम तो याद रखेंगे मूल शंकर। मूल से बना है मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने साथी 1875 में, कब साथी? देखो ये यहाँ पर 1875 हो गया है, ये 1875 होगा। क्या होगा साथी? तो याद रखेंगे 1875। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। किसकी कौन सी समाज होगी जाएगी आपकी? आर्य समाज की स्थापना
वेदों के प्रचार के लिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। ये भी याद रखेंगे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई, तो याद रखेंगे मुंबई में होती है, ठीक है। और इनके गुरु का नाम था साथी स्वामी बिरजानंद। क्या नाम था? जो बिरजानंद थे इनके गुरु थे, ठीक है। और यह सब धर्म को मानते थे, माफी चाहेंगे, ये शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। शैव धर्म यानी शंकर जी को मानते थे। सब धर्म नहीं होना चाहिए, शैव धर्म होगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। शैव धर्म को मानते थे स्वामी कौन, तो याद रखेंगे दयानंद सरस्वती या बिरजानंद, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध नारा था जिसमें इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था साथी? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध नारा था। और इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। किसका? जो आपका स्वराज शब्द है, आपने कई बार सुना होगा, इसका सर्वप्रथम प्रयोग यदि किसी ने किया था तो वे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। परंतु इनके स्वराज शब्द का अर्थ था जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं वो वापस अपने सनातन धर्म में आ जाएं, ठीक है। इनका ये स्वराज का ये मतलब था, ठीक है। तो स्वामी आपके दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम हो जाएगा मूलशंकर। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है और स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। और वेदों की ओर लौटो इन्होंने एक प्रमुख नारा दिया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या कह रहा है? टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे साथी, इसका आविष्कार किया था जॉन लॉगी बेयर्ड ने। किसने साथी? जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। यदि पूछ ले कब किया था तो याद रखेंगे 25 मार्च 1925। साथी 25 मार्च 1925 को जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो प्रथम कलर टीवी है, देखो ये तो आपकी ब्लैक टीवी थी, ठीक है। इसके अलावा प्रथम कलर टीवी का आविष्कार 1938 में, कब साथी? 1938 में चार्ल्स फ्रांसिस जेगिंग्स ने किया था। किसने? चार्ल्स फ्रांसिस जेगिंग्स ने क्या किया था? तो याद रखेंगे कलर टीवी का आविष्कार किया था। इसके अलावा आपसे पूछ ले भारत में टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? या ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत में टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखेंगे 1950 में आईआईटी मद्रास के छात्र वी शिव कुमार। क्या नाम था साथी? इनका नाम था वी शिव कुमार, ठीक है। वी शिव कुमार के द्वारा क्या किया गया है? तो याद रखेंगे वी शिव कुमार के द्वारा आपका भारत में आईआईटी मद्रास के छात्र थे, इनके द्वारा भारत में टेलीविजन का आविष्कार होता है। कब होता है? तो याद रखेंगे 1950 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या कह रहा है साथी? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो साथी, यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिया गया है? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। किसका साथी? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। इसमें आपको बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे, जो फ्री बिल्कुल पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें आपको बिल्कुल मुफ्त में क्या मिलेगी? तो याद रखेंगे आपकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे शरीर में मधुमेह अर्थात डायबिटीज। साथी जो मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह अथवा डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, यानी कि मोटापा। और इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है साथी। क्या होता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है और अग्न्याशय के आइसोलेटेड जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये इसका निर्माण करती हैं साथी। ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? बीटा कोशिकाएं। इसमें क्या किसका निर्माण होता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। आइसोलेटेड जो बीटा कोशिकाएं होती है इसमें किसका निर्माण होता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन का निर्माण होता है। और याद रखेंगे यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में सहायक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में कैसा सहयोग करता है? जो आपकी छोटी आंत में इनका पाचन होता है तो उसमें सहयोग कौन करता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? कह रहा है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो याद रखेंगे जब 1938 का त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था। कौन सा साथी? त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था। इसकी अध्यक्षता के लिए जीत गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। इसमें चुनाव होता था कांग्रेस के द्वारा कि कौन अध्यक्षता करेगा, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है। परंतु गांधी जी से एक भेदभाव हो गया। गांधी जी ने कहा था जो पट्टाभी सीतारमैया थे उनकी हार गांधी जी की हार है, तो इससे सुभाष चंद्र बोस दुखी हुए क्योंकि गांधी जी को वो अपना गुरु मानते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को इस प्रस्ताव को चलते कांग्रेस को छोड़ दी। जब गांधी जी ने ऐसी बात कही कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी के चलते 1938 में कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है। तो इसके बाद साथी 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाई थी। इसका पूरा नाम क्या था? तो याद रखेंगे 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक पार्टी का निर्माण किया। यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है। जो आपकी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक थी यह आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी। और याद रखेंगे इसके प्रथम महासचिव थे देवव्रत विश्वास।
हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले। देवव्रत विश्वास इसके प्रथम महासचिव थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और इसके अलावा तो याद रखेंगे त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्षता जीत गए। और इनकी जब पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है तो भेदभाव हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है, साइमन कमीशन के विरोध करते समय, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस राजनेता की, माफी चाहेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय राजनेता की लाठी लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कह रहा है जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध चल रहा था तो किसकी लाठी लगने से मौत हो गई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखेंगे जब साइमन कमीशन था साथी, साइमन कमीशन था ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि साइमन कमीशन कब बनकर तैयार हुआ, तो याद रखेंगे 1927 में, नवंबर 1927 में। इसके बाद साथी ये मार्च कब साथी, तो याद रखेंगे मार्च 1928 में ये भारत आता है। कहाँ आता है, तो याद रखेंगे ये भारत आता है मार्च 1928 में। और इसके विरोध में साथी, इसके विरोध में पूरे भारत में तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। इसका जब विरोध हो रहा था तो भारत में हर जगह पूरे भारत में आपके क्या हो रहा था, तो आंदोलन चल रहे। इन्हीं आंदोलनों में पंजाब में भी एक आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे साथी, लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। जो पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे। जब इस नेतृत्व में पुलिस के द्वारा इन पर लाठी चार्ज हो गई साथी, जब इनको पुलिस के द्वारा लाठी मारी गई तो ये गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। साथी इसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था, यानी कि एक शब्द कहे थे कुछ अंग्रेजों के लिए। उन्होंने कहा था, मेरे सर पर लगी लाठी, मेरे सर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत में जो आपकी ताबूत की कील साबित होगी। यानी कि जो आपका मरने के बाद ताबूत बनता है वो कील साबित होगी, जैसे अंतिम कील ठोकी जाती है मरने के बाद, उसी के लिए इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय ने, मेरे सर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन में कि ताबूत की कील साबित होगी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद साथी होता है लाहौर कांड। क्या होता है ये भी याद रखेंगे, लाहौर कांड होता है। इसमें सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी के द्वारा। इन्हीं के बदला लेने के लिए क्या हो जाता है, लाहौर में सैंडर्स हत्याकांड हो जाता है। इसके बाद 5 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी जाती है। और एक बात याद रखेंगे, जो लाला लाजपत राय थे साथी, लाला लाजपत राय थे, इनको हम साथी जानते थे किस नाम से, तो याद रखेंगे आप, पंजाब केसरी के नाम से। किसके नाम से, पंजाब केसरी। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन आता है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। याद रखेंगे पंजाब केसरी पूछ ले तो लाला लाजपत राय, यदि शेरे पंजाब पूछ ले तो याद रखेंगे महाराजा रणजीत सिंह। क्या नाम है आपके, महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, तृणमूल कांग्रेस, क्या कह रहा है, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में कुल कितने सांसद उपस्थित हैं। जो वर्तमान में 2022 में ये राज्यसभा चल रही है, क्योंकि राज्यसभा का प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। लेकिन जो आपके वर्तमान की स्थिति देखें 2022 की, तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जो है 2022-23 में राज्यसभा में इसके कुल कितने सांसद उपस्थित हैं। तो याद रखेंगे साथी, तृणमूल कांग्रेस के बारे में कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे। जैसे पूछ ले तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी जी के द्वारा इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। यानी कि जो आपका तृणमूल कांग्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई, 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और लोग ममता जी को क्या कहते हैं, दीदी नाम से कहकर बुलाते हैं। जो आपकी ममता बनर्जी हैं इनको क्या किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे दीदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 1999 भारतीय चुनाव आयोग ने इन्हें क्या दे दिया, पार्टी के रूप में मान्यता दे दी थी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपकी 8 राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आपकी भारत में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकती हैं, तो आपकी 8 हो जाएंगी। कितनी साथी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछे तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो याद रखेंगे इस तरह से कुछ फूल पत्ती हैं, उनमें पीछे तिरंगा रंग, 3 रंग का रंग बना है और नीचे घास फूस है, ठीक है। इस तरह से पीछे 3 रंग हैं और इस तरह से एक चुनाव चिन्ह है इनका, तो ये तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करती है ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। माफी चाहेंगे आपसे पूछा है नाम, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में
डिस्कस करेंगे यदि नाम पूछ ले या फिर रासायनिक सूत्र पूछ ले। ठीक है, कह रहा है बेकिंग सोडा साथी, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या नाम है साथी? तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। और यह एक यौगिक है। ठीक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। जो आपका बेकिंग सोडा होता है साथी, इसको मीठा सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है साथी NaHCO3। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, जिसमें हाइड्रोजन होगा वो आपका खाने का सोडा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा साथी वो आपका धावन सोडा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे जो धावन सोडा होता है इसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। देखो इसमें बाइकार्बोनेट लगा है, लेकिन यहाँ पर केवल सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि हमको धोना है तो केवल बाई नहीं लगाएंगे, केवल सोडियम कार्बोनेट। तो यह एक अकार्बनिक यौगिक है, ये भी याद रखेंगे, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है बाबर के द्वारा, क्या कह रहा है साथी? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करके की गई? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछ लेता है। कह रहा है बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की थी ये किस वंश को समाप्त करके की थी, ये भी आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे जो बाबर था साथी, कौन था? बाबर। इसने मुगल वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, ये भी याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का यदि पूछ ले अंतिम वंश कौन था, तो याद रखेंगे लोधी वंश था। क्या नाम था साथी? लोधी वंश। इस वंश का अंतिम सल्तनत जो आपका अंतिम वंश था इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका लोधी वंश हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे लोधी वंश का भी अंतिम सुल्तान कौन था, तो याद रखेंगे इब्राहिम लोधी। क्या नाम था इसका? इसका नाम था साथी इब्राहिम लोधी। जो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, किसमें साथी? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में विजय हासिल करके दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है जो साथी आपके 1526 में, कब साथी? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोधी को युद्ध के मैदान में ही मार दिया, और यह युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। ठीक है, यदि पूछ ले दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले लोधी वंश, तो याद रखेंगे लोधी वंश की स्थापना की थी साथी बहलोल लोधी ने। किसने साथी? जो इसका संस्थापक था इसका नाम था बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी नामक व्यक्ति ने किसकी स्थापना की थी, तो याद रखेंगे लोधी वंश की। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में अकबर से हार जाता है, और 1526 में अकबर विजय करके क्या करता है, तो मुगल वंश की स्थापना कहाँ पर करता है? पूरे भारत में करता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी अनुच्छेद 32 के तहत कानूनी कार्रवाई हेतु रिट कौन जारी करता है? क्या कह रहा है? कानूनी कार्रवाई हेतु रिट कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32 एक संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद कहती है। क्या कहते हैं? इसका अर्थ होता है संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके संविधान का कोई मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे साथी? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट आपको 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, जिनमें से प्रमुख 5 रिटें कौन सी हैं, तो याद रखेंगे पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। एक बार से पुनः देखते हैं। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे आप लोग, आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ रहे अनुच्छेद 226 के तहत, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाईकोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या करता है? सॉरी, जो आपका हाईकोर्ट है साथी अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। तो अनुच्छेद 32 को, या साथी जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे, कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, BRA जी के द्वारा इसको क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा कहा गया था। तो यदि पूछ ले क्यों कहा गया था? यदि किसी आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है साथी, तो इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट जारी करेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये रिट उनके खिलाफ जारी की जाएगी जो सरकारी कर्मचारी होंगे। इनको भी याद रखेंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे उन्हीं के खिलाफ ये रिट जारी की जाएगी, चाहे आपका कोई भी हो। ये एक सिपाही से लेकर के एक टीचर, एक आपका DM, SDM, इन सभी के खिलाफ क्या हो जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिटें हैं 5 प्रकार की, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो साथी आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। यदि साथी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं, यदि आपने मुझे यहाँ तक धैर्यपूर्वक सुना है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन शाम 8 बजे, कब साथी, प्रतिदिन शाम 8 बजे हम आपके लिए इस तरह की क्लास लेकर आते रहेंगे सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल या मिनिस्ट्रियल के लिए। तो याद रखेंगे इनको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जीएस हब बाय डीएस सर को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।